हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्या होता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा फील्ड जो बेसिकली यूज करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। क्यों वो यूज करेगा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स, द हार्मोन्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। बेटा उन्होंने आपको पहला जो बायोटेक्नोलॉजी का टर्म समझाया है, जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हम लोग उसका क्रिटिकल रिसर्च, जो बेसिकली एरिया कौन से क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके 3 क्रिटिकल एरिया है, रिसर्च एरिया है। हम लोग बेसिकली क्या करना चाहिए? दैट इज व्हाट वी नीड अ बेस्ट कैटालिस्ट। और ये कैटालिस्ट बेसिकली क्या होगा बेटा? आइदर माइक्रोब्स और एनी प्योर एंजाइम। तो यहाँ पे हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी? दैट इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट, या माइक्रोब या फिर एंजाइम वो होंगे। ठीक है, तो ये माइक्रोब्स और एंजाइम जितने आप बेस्ट लोगे उतना आपका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा डीएनए का, उतना आपका प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। अब ये कैटालिस्ट के लिए मुझे ऑप्टिमल टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ऑप्टिमल कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि 35 डिग्री सेल्सियस पे मल्टीप्लाई होती है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी सारी बार 30 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकती है। ठीक है, तो अब क्या करूंगी मैं? 30 डिग्री सेल्सियस में उसको काम करवाऊंगी और दूसरी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पे काम करती है, राइट, उसको भी मैंने यूज किया। तो मुझे क्या मिला? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे? अगर 35 होता तो इतना ही ग्रुप होता, लेकिन ये 35 वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मैंने 30 के साथ मिक्स किया, तो 30 डिग्री वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस 35 वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके नंबर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर्स मुझे ज्यादा मिले, और वो नंबर ज्यादा मिलने की वजह से मेरा प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो मुझे उन लोगों के लिए एक मिनिमम एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है दैट इज व्हाट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बेटा। दैट इज व्हाट फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोगों ने जो भी प्रोटीन्स बनाए हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए हैं, उसको प्योर करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, उसको भी हम लोगों को ज्यादा और करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट, अब ये इसकी एप्लीकेशंस क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने बताया है एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर। मतलब वो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कि एग्रोकेमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो सारी चीजों के रिलेटेड भी मैं उसके डीएनए की सीक्वेंस चेंज करके कुछ एग्रीकल्चर में हेल्प कर पाऊं। सेकंड, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब क्या? जिसके अंदर मुझे कुछ यूज ही ना करना पड़े। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसके अंदर ना तो हम लोग कोई केमिकल चीज यूज करते हैं, नो प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, कुछ भी नहीं यूज करते उसमें। नेक्स्ट उन्होंने बताया जेनेटिकली एंजीनियर्ड क्रॉप। मतलब क्या? जो मेरे पास पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्रॉप को भी मैं इसके अंदर यूज कर सकती हूँ, ये क्राइटेरिया है उसके। अब उसके बेसिस पे उन्होंने समझाया है दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब क्या? कि नॉर्मली हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारी है, ठीक है, तो उन लोग की फूड की रिक्वायरमेंट भी बेटा बहुत सारी होगी। तो ये फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लेट 1960s में हुआ था, जिसके अंदर जो क्रॉप ग्रो हो रहा था, इमेजिन करोगे 100 kg जितना क्रॉप ग्रो हो रहा था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से हम लोगों ने उसको 3 टाइम्स ज्यादा कर लिया, दैट इज 300। ओके, और वो सबसे पहले किया था दैट इज नॉर्मन बोरलैग नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्रॉप है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम लोगों ने 3 गुना ज्यादा बढ़ाया, लेकिन उसके साथ मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। ठीक है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस का ध्यान रखना पड़ता था, प्रिजर्वेटिव्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स उसमें अच्छे से डालनी पड़ती थी, तब जाके मुझे क्रॉप मिलता था। और उसमें सबसे पहला जो क्रॉप ग्रो किया था वो वीट का क्रॉप ग्रो किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस के बाद हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, लेकिन फिर भी हम लोगों को सफिशिएंट क्रॉप नहीं मिला। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है तो फूड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप किया दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये जेनेटिकली
मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर मैंने उसके डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दिया, मेरा डिजायर्ड डीएनए एंटर किया, और ये ऐसी ऑर्गेनिज्म मैंने बनाई जिसके अंदर फर्स्ट कि वो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले के टाइम पे काफी सारे ऐसे फ्रूट्स थे जो पर्टिकुलर सीजन में ही देखे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ समर में दिखी जाती थी, लेकिन अभी वो आपको सारे 12 मंथ्स में दिखती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो ग्रेप्स है उसका डीएनए को मॉडिफाइड कर दिया और वो हर एक सीजन में ग्रो हो सके ऐसा कुछ कर लिया। सेकेंड उन्होंने समझा है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज रिड्यूस अ रिलायंस ऑफ केमिकल्स। बहुत अच्छी चीज बोली कि अगर मैं क्रॉप ग्रो कर रही हूँ तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे, इंसेक्ट्स ना लगे, उसके लिए मैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सारी चीजें डालूंगी, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, वो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देगा। तो मैंने ऐसा किया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए में ही ऐसा डाल दिया कि अगर कोई इंसेक्ट आता है तो उसको बेसिकली उसके अंदर वो एंटर ना हो पाए। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि इंसेक्ट बोरर या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंटर ना हो पाए, उसकी वजह से उसके अंदर मैंने ऐसा डीएनए बना दिया है कि वो उसका जो ऊपर का लेयर है, क्यूटिकल है या एक्सटर्नल लेयर है, वो थिक है, तो क्या होगा, वो उसके अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो मेरा एक प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट उन्होंने समझाया है, दैट इज रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस। अगेन ये यही बोल रहे हैं कि जैसे कि मेरे पास कॉर्न बोरर होते हैं, इंसेक्ट बोरर होते हैं, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, हमारा जो फ्रूट है उसको पूरा वो डैमेज कर लेंगे, वर्म्स उसके अंदर हो जाएंगे, तो फिर वो फ्रूट तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगी, तो वो मेरा लॉस हो गया। हार्वेस्टिंग के बाद, कट होने के बाद, मैच्योर होने के बाद वो मेरा लॉस हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दूंगी, ताकि अगर वो शायद से एक भी फ्रूट खा ले और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए, वो इंसेक्ट मर जाए, तो उसको देख के दूसरे इंसेक्ट्स उसको टच नहीं करेंगे, तो हमारा जो पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने समझाया है एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। मतलब क्या कि अगर प्लांट मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, तो वो मिनरल्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। ओके, नहीं तो काफी सारी बार क्या होता है कि हम लोग ऐसी कुछ क्वालिटी के प्लांट्स या सीड्स ले लेते हैं जो कि सॉइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं करते, तो उसमें दो लॉस हो गया। पहला, सॉइल में से उन्होंने मिनरल एब्जॉर्ब कर लिया तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, दिन ब दिन खराब हो जाएगी, और दूसरा, मिनरल का यूजेज एब्जॉर्ब कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, तो वो प्लांट में भी मिनरल का जो फ्रूट बनेगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो दोनों लॉस हो गया। तो हमें ये प्लांट में ऐसा करना है कि वो मिनरल को यूज करे, एब्जॉर्ब करे, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइज करे, और वो जैसे ही यूटिलाइज करेगा तो उसके अंदर जो फ्रूट है उसके अंदर भी वो मिनरल जाएगा, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसके नीट के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट आपको पूछा गया था अभी लास्ट ईयर में कि बेसिकली उन्होंने कैटालिस्ट किसको लिया है, दैट इज माइक्रोब्स एंड एंजाइम्स। सेकंड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग किसको आइसोलेट करते हैं, दैट इज प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो आपका आंसर था। नेक्स्ट उन्होंने समझाया है दैट इज व्हाट ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो बेसिकली किसने किया था, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग, और बेसिकली कौन से ईयर में, दैट इज इन लेट 1960s। नेक्स्ट उन्होंने समझाया है कि जैसे कि क्रॉप टॉलरेंस बेसिकली क्या होता है, किसके, दैट इज एबायोटिक। उन्होंने स्ट्रेस की वजह से, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, बेसिकली सनलाइट, वो सारी चीजों में भी वो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, और उन लोगों की न्यूट्रिटिव वैल्यू, बेसिकली इसमें मैं आपको 4 जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के कौन से कैरेक्टर इसमें से है ऐसे करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं पूरे सेंटेंस, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में इसमें से कौन से कैरेक्टर नहीं होते, और एक रॉन्ग देके भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो बेटा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, तो बायोटेक्नोलॉजी के काफी सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।